नमस्कार दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग क्लास सिक्स का जो हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 5 है उसके बारे में देखेंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस। ये जो चैप्टर है उसको हम लोग देख के क्या सोचते हैं, बुक्स और किताबें मतलब बुक्स और जो बरियल्स हैं वो हमें क्या बताती होंगी। कभी कभी ऐसा हम लोग सोचते हैं कि बुक से तो हम लोग कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ ज्ञान हासिल कर सकते हैं, बट ये जो कब्र होती है, कब्र से हमें क्या मालूम पड़ता है। कब्र से तो हमें ये मालूम हो सकता है कि हाँ, यहाँ पे एक इंसान को दफनाया गया था, जब वो मर गया था उसके साथ क्या क्या चीज़ें दफनाई गई थी। यही सब जानकारी हमें जो कब्र है उससे मिलती है। और किताबों से मिलती है क्या, किताबों से ही मिलती है कि उस ज़माने में लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, उनका क्या व्यवसाय था, वो क्या शिकार करते थे, कैसे कैसे वो अपना जीवन चलाते थे। ये सब हमें किताबों से मिलता है। उसके बारे में ही हम लोग आगे के चैप्टर्स में देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है? उस वो है, कौन सी है? वेद है। वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद हमारे 4 तरह के होते हैं। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। सो जो चारों वेद हैं इसमें सबसे जो पुराना वेद है ये हमारा ऋग्वेद है। और जो सबसे लास्ट में लिखा गया था वेद था वो अथर्ववेद था। जो ऋग्वेद है इसमें इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ऋग्वेद कम से कम 3500 साल पहले लिखा गया था, इसलिए इसको ओल्डेस्ट ऑफ ऑल वेदास कहते हैं। ठीक है, इसमें हजारों सूक्त हैं। सूक्त मतलब वेल सेड, अच्छी तरह से बोला गया हो। जो ये दीज वेदास आर रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ हिंदुइज्म, ये जो हिंदुइज्म के रिलीजियस टेक्स्ट माने जाते हैं। और जब ये वेद लिखे गए थे उस टाइम पे तो कोई कोई नोटबुक नहीं रहती थी, कोई बुक्स नहीं थी, और ना ही कोई उस टाइम पे पेपर का इन्वेंशन हुआ था। तो उस टाइम पे लिखा नहीं गया था, उस टाइम पे बस बोला गया था। जैसे आज के ज़माने में, जैसे पुराने ज़माने में जब ऋषि मुनि अपने जो शिष्य थे शिष्यों को पढ़ाते थे तो ये ऋग या जो भी मंत्रोच्चारण बताते थे वो कहीं लिख के नहीं बताते थे, बस उनको याद करवाते थे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये ऋषि मुनि हैं और इधर सारे उनके शिष्य बैठे हुए हैं, तो उस जमाने पर कुछ तो था नहीं लिखने के लिए, तो उनको मुंह जवानी ये सब जो भी जितने भी श्लोक थे इसमें, जितने भी लाइंस थी सब वो याद कराते थे उनको, अपने स्टूडेंट्स को। तो वो जैसे आज इनके जो जितने शिष्य थे उन्होंने याद कर लिए, तो जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो ये जो हैं जितने शिष्य बने हैं फिर वो उनको बताएंगे। तो ऐसी परंपरा बहुत सालों तक चली थी। और जब बाद में फिर किसी को ऐसा लगा कि हमें कुछ लिखना चाहिए, फिर लोगों ने स्टार्ट किया। ये जो वेद थे, वेदों को लोगों ने जैसे पेड़ की जो छाल होती हैं छालों पर लिखना स्टार्ट किया। फिर जो ताड़ के पत्ते होते हैं, जो ऐसे बड़े बड़े ऐसे पत्ते होते हैं, तो उन पत्तों पर फिर इन लोगों ने कुछ लाइन स्टार्ट कर लिखना शुरू किया। फिर उसके बाद धीरे 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 ये सब स्टार्ट हो गया, बट मोस्टली ये सब मुंह से ही बोला जाता था। और ऋग्वेद में 3 देवताओं का जिक्र हुआ है। पहला है अग्नि, दूसरे हैं इंद्र और तीसरे हैं सोम। अग्नि जो थे, अग्नि ये आग के देवता थे, और इंद्र थे जो वॉरियर थे, और सोम जो था, सोम एक पौधा था जिससे एक ड्रिंक बनाया जाता था। जैसे मान ली एक
पौधा सोम एक मान लीजिए जैसे भांग होता है, भांग की तरह एक पौधा था, तो उससे एक नशीला पदार्थ या नशीला पेय बनाया जाता था, तो ये सोम था। और लोग अग्नि, इंद्र और सोम की पूजा क्यों करते थे? क्योंकि जो अग्नि थे, अग्निदेव थे, लोग अपने जो खाना बनाने के लिए उनको याद करते थे, मतलब उससे आग जलाने का जो काम होता था वो ऐसा उन पुराने जमाने में लोगों का मानना था, अगर ये भगवान खुश रहेंगे तो हमारी अग्नि जलेगी। और दूसरा था इंद्र। इंद्र तो बारिश के देवता माने जाते थे पुराने जमाने में। लोग भगवान और जो भी ऐसे स्पिरिचुअल चीजें थी बहुत विश्वास करते थे, तो उन्हें ऐसा लगता था कि अगर इंद्र भगवान खुश होंगे तो बहुत जो भी जल बरसेगा वो हमारे खेतों और हमारी फसलों के लिए अच्छा होगा। तो प्रचुर मात्रा में बारिश होती थी और जो भी खेत थे उनके, जो भी पुराने ज़माने में, उनमें अच्छी खासी पैदावार हो जाती थी। खैर खेत भी उतने डेवलप नहीं थे, बट जो भी एक छोटे मोटे अपनी जीवनचर्या के लिए लोग बोते थे उसमें अच्छी खासी उपजाऊ वो हो जाता था। यहाँ पे ऋग्वेद हैज बीन रिटेन इन ओल्ड संस्कृत। जो ऋग्वेद है उसको संस्कृत में लिखा गया है। वेदास वर रिटन डाउन मच लेटर। जैसे अभी मैंने बताया आपको कि जो वेद थे, जो ऋषि मुनि थे, ठीक है, ऋषि मुनि, उनके पास भी कुछ लिखने का आइडिया नहीं था कि लिखेंगे कैसे, कैसे लिखा जाएगा, कुछ नहीं पता था। बस वो बोल के अपने जो शिष्य थे उनको बताते थे कि इसका मीनिंग ये श्लोक है तो इसका मतलब ये होता है, या ये गद्य है या पद्य है तो इसका मतलब ये है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक ऋषि मुनि है और उनके पास 4 शिष्य हैं उनके बैठे हुए यहाँ पर, तो ये हर एक जो भी गद्य पद्य और जो भी लाइन, जो भी दोहे हैं, या जो भी उस टाइम पर वो सिखाना चाहते थे अपने शिष्यों को, वो सिखाते थे, उनको अच्छी तरह से एकदम रटवा देते थे एकदम, मतलब। और उस टाइम पर तो डंडे वाली प्रक्रिया चलती थी कि अगर नहीं आता है तो भाई डंडा ही खाओगे, तो इसलिए लोग डर के भी याद कर लेते थे। तो ये उस टाइम पे एकदम उनको कंठस्थ रहता था हर चीज कि कैसे याद करना है कैसे नहीं। तो इसलिए हर एक दोहे का उनको मीनिंग पता था कि कैसे उसका उच्चारण करना है, इसका मतलब क्या है, हर चीज पता रहता था। तो ये अनेकों सालों तक ऐसे ही मतलब परंपरा चली गई। बोल जैसे एक जनरेशन ने सुना, फिर उस जनरेशन ने दूसरे को सुनाया, उसने तीसरे को सुनाया, उसने चौथे जनरेशन को सुनाया, ये बहुत सालों तक ऐसे चला था। तो इसलिए यहाँ पे ये लिखा है कि ऋग वेदास हैज बीन रिटन इन ओल्ड वैदिक संस्कृत एंड वेदास वर रिटन डाउन मच लेटर। क्योंकि ये बस सूक्त थे, ये बोले जाते थे, उस टाइम पे लिखा नहीं जाता था। स्टूडेंट्स लर्न द हाइम्स एंड पास्ट इट ऑन टू अदर जनरेशंस बाय मेमोराइजिंग एंड नॉट राइटिंग। ठीक है, लोग वहां पर लिखना उन्हें पता ही नहीं था कि लिखते कैसे थे, बस याद करके अपनी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को पास ऑन कर देते थे। ये सब चलता था धीरे धीरे, और इस तरह से उस टाइम पे वेद लिखे जाते थे। ऐसे उस टाइम पे संस्कृत में लिखा जाता था। अब संस्कृत अब तो हर सब किसी को नहीं आती, बट उस टाइम पर संस्कृत एक अनिवार्य सब्जेक्ट था। अब मोस्ट ऑफ द हाइम्स वर कंपोज्ड, टॉट एंड लर्न्ड बाय मेन। जो भी जितने भी यहाँ पे अर्थोच्चारण या श्लोक मान लीजिए जो भी थे वो कंपोज किए गए थे आदमियों के द्वारा, और उन्हें आदमी ही याद करते थे। ऐसा नहीं था कि आदमी ही याद करते थे, उसमें उस टाइम पे जो हाइम्स थे और जो ऋग्वेद था, ऋग्वेद जैसे जितने चारों वेद हैं, चारों वेदों को लिखने में औरतों का भी बहुत योगदान था, और उस टाइम पे औरतों ने भी बहुत ही योगदान दिया था। जैसे अब यहाँ पे आप एक दो तीन ऐसे
साध्वी थी, तो उनका नाम मैं बता देता हूँ। एक का नाम था घोषा, अपाला, और भी 2-3 थी। तो इन लोगों ने भी बहुत अपना योगदान दिया था इस वेद को लिखने में। सो देयर वर दीज वर रिटन सेवरल सेंचुरीज लेटर एंड प्रिंटेड लेस देन 200 ईयर्स। अभी यहाँ इसके पहले ही मैंने बताया कि आपको 3000 साल पहले से जो ऋग्वेद स्टार्ट हुआ था लिखना, मतलब स्टार्ट किए थे ये सब बोलना, ये परिचय में आया था 3500 साल पहले। बट ये 2000 साल पहले इसको लिखा गया था। मतलब देख लीजिए आप कितने टाइम तक लोगों ने एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक अब इन सब को बोल बोल के ही पास ऑन किया था। अब उस टाइम पर संस्कृत बहुत ही प्रचलित विषय था। तो यहाँ पर देखते हैं संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस। संस्कृत इज पार्ट ऑफ द फैमिली ऑफ other languages called Indo-European, which have all similarity in their structure and words. उस टाइम पर संस्कृत जो शब्द जो लैंग्वेज था, और जो हमारी जो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं उनमें से बहुत सारे जो लैंग्वेजेस हैं और जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं एक सिमिलरिटी मिलती है। अब कुछ इंडियन लैंग्वेजेस हैं जिनमें कुछ संस्कृत के वर्ड्स मिलते हैं, जैसे हिंदी हो गई, आसामी हो गई, गुजराती हो गई, फिर सिंधी हो गई, फिर पंजाबी हो गई, और भी बहुत सारी जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनमें संस्कृत के कुछ कुछ वर्ड्स मिलते हैं। तो आप एक मान लीजिए, मतलब यहाँ से हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये जितनी सारी लैंग्वेजेस हैं हमारी, जो हिंदी हो गई, आसामी हो गई, गुजराती हो गई, सिंधी हो गई, पंजाबी हो गई, इस सब का जो ओरिजिन है एक संस्कृत से ही हुआ है। और जो भी नॉर्थ ईस्ट की लैंग्वेज हैं उनमें भी संस्कृत के ही ओरिजिन दिखता है। और जो भी कुछ फॉरेन कंट्रीज की जो लैंग्वेजेस हैं, जैसे फ्रेंच है, जर्मन है, ग्रीक है, इटालियन है, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनका जो रूट है वो संस्कृत ही है। और जो साउथ की जो लैंग्वेजेस हैं, जैसे तेलुगु हो गई, कन्नड़ा हो गया, मलयालम हो गया, ये द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो ये भी मतलब संस्कृत से ही इनके भी जो तार जुड़े हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे जो झारखंड और सेंट्रल इंडिया की लैंग्वेजेस हैं, ये भी संस्कृत से ही बिलोंग करती हैं, बट ये एसिटिक फैमिली इनको माना जाता है। अब यहाँ पर कैटल, हॉर्स एंड चैरियट्स, ये इन सब से हम क्या समझते हैं? कैटल, हॉर्स एंड चैरियट। कैटल मतलब पशु, गाय भैंस जो भी है उसमें आ जाएगी। फिर हॉर्स घोड़े, और चैरियट मतलब जो रथ होती है। अब इनका हम लोग देखते हैं इन सबका क्या पुराने जमाने में कितना इंपॉर्टेंस था। Many prayers in Rig Vedas are for children and horses and cattle. अब पुराने जमाने में लोग ज़्यादा भगवान को पूजा करते थे, इसलिए वो भगवान से ये प्रार्थना करते थे कि हे भगवान हमारे बच्चों को सही सलामत रखिए, हमारे जो घोड़े हैं उनको भी सलामत रखिए, और जो हमारे जो कैटल हैं उनको भी सलामत रखिए। क्यों ये घोड़े और कैटल को क्यों ये लोग सलामत बोलते थे भगवान से रखने के लिए? क्योंकि जो हॉर्सेस हैं, जो घोड़े हैं, घोड़ों से ये लोग युद्ध जीतते थे। घोड़े से युद्ध जीतते थे मतलब जब इनकी रथ चलती थी तो उसको घोड़े ही चलाते थे, और घोड़े जितने ही स्ट्रांग रहेंगे और जितनी तेज रथ चलेगी उतना ही इनकी जो पॉसिबिलिटी है जो युद्ध जीतने की, वॉर जीतने का, वो बढ़ जाता है। और उस टाइम पे हॉर्सेस टाई टू चैरियट्स फॉर बैटल्स, ठीक है। अब उस टाइम पे आज के ज़माने में जैसे जिसके पास जितना पैसा है, जितनी गाड़ी है, जितने ही
बड़े बड़े घर हैं वो बहुत बड़ा आदमी कहलाता है, ठीक है। बट पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था। पुराने ज़माने में आपके पास कितनी गाय हैं उससे, और आपके पास कितनी ज़मीन है उससे आप जाने जाते थे कि आप कितने धनी हैं, कितने गरीब हैं। आप अगर एक आदमी के पास मान लीजिए एक्स नंबर की गाय है और दूसरे के पास कुछ भी गाय नहीं है, या किसी के पास 1000 गाय हैं, तो ये उस एरिया का बहुत ही धनी इंसान माना जाता था। और उस टाइम पर जो लड़ाइयाँ होती थी, यहाँ पर गाय के लिए ही लड़ाई होती थी, वाटर के लिए उस टाइम पे भी लड़ाई होती है और होती थी, और अभी भी लड़ाई होती है। पानी हम लोग हमेशा वेस्ट करते रहते हैं, कहीं पानी अगर गिर रहा है तो उसे गिरने ही देते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि अगर ये पानी गिर रहा है तो ये तो नेचुरल चीज़ है, नेचुरल रिसोर्स है हमारा, नेचुरल रिसोर्स है, कभी ना कभी तो ख़त्म ही होगा। बट जो हमारी जो आने वाली जनरेशन रहेगी उनको भी बहुत ही प्रॉब्लम होगा। सो इसलिए जो पानी है इसे हमें बचाना चाहिए। उस टाइम पे ज़मीनों के लिए भी झगड़ा होता था, और आज भी ज़मीनों के लिए झगड़ा होता है। और उस टाइम पे अगर एक राजा ने किसी राज्य पे अटैक कर दिया है, वहाँ के जो अगर वो हार गया है, मानिए अगर एक्स राजा है और वाई देश के या स्टेट के राज्य पर या वाई जगह के राजा को उसने अटैक किया है और ये हार गया, तो यहाँ के जितने लोग थे उनको ये लोग पकड़ के बंदी बना लेते थे और अपने यहाँ पे लेके चले जाते थे। वहाँ पे उस टाइम पे कोई ऐसी रेगुलर आर्मी नहीं थी, बट वहाँ पे एक कुछ सभा होती थी कि हाँ आज प्लानिंग करते थे वो लोग कि हाँ आज इस गांव पे अटैक करना है। तो वहीं पे उसी टाइम पे लोग इधर उधर अपने दोस्तों या अपने रिश्तेदारों को बुला लेते थे और वहीं से तैयारी करके जाते थे, इस पे अटैक करते थे। और उस टाइम पर जो जो वेल्थ लड़ाई के दौरान, जैसे इस राजा ने या इस राजा पे अटैक किया और ये हार गया, तो जो भी वेल्थ या जो भी सामान ये लोग लूटे रहेंगे ये लोग इस राजा से, तो वो राजा ही अपने पास नहीं रखता था, वो कुछ भाग राजा अपने पास रख लेता था, कुछ ब्राह्मणों को दे देता था, उसके बाद कुछ सैनिकों को दे देता था अपने, और उसमें से बचा हुआ जो था चीज वो यज्ञ यज्ञ कराने के लिए उन सबको यूज करते थे, ठीक है। जैसे wealth obtained from captures were distributed among many people, so offerings included घी, grains and animals। और वहाँ पर जब वहाँ पर ये जब यहाँ पर जब यज्ञ होता था तो जो भी लूटा हुआ सामान था, जो लोगों में से बात बचता था बांट के, वो यज्ञ में डाल देते थे। और उस टाइम पे जो जानवरों की भी बलि दी जाती थी। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, जैसे प्रीस्ट होता है, प्रीस्ट किसको बोलते थे उस टाइम पे कि ब्राह्मण को। तो ब्राह्मण उस टाइम पे एक सुपीरियर क्लास में माने जाते थे। उसके बाद राजंस, जैसे राजा हो गए, राजा को राजन कहते थे। उनके पास कोई कैपिटल नहीं था और कोई पैलेस नहीं था, वो लोगों के साथ ही रहते थे। ऐसा नहीं था कि आज के ज़माने में या कुछ साल पहले जैसे लोग रहते थे राजा लोग, कि यहाँ पर एक अपनी कैपिटल बना लो और एक पैलेस बना लो, अपना महल बड़ा सा, तो उस महल में रहने लगे। बट वैसा नहीं था। वो जो अपने साथ जो उनके साथ जो लड़ने जाते थे या उनके जो समूह में रहते थे, राजा भी उस टाइम पे उनके साथ ही रहता था। और उस टाइम पे जो ये था, सन डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सेस द फादर। उस टाइम पे जो राजा था, जो लड़का था राजा का, वो ऑटोमेटिकली राजा नहीं बनता था, क्योंकि वहां पे फिर से चुनाव होता था, तो वहां पर भी चुना जाता था। बट आज के ज़माने में ऐसा नहीं। अगर कोई मान लीजिए कोई एक्स ऑफिसर है और उसका लड़का कोई स्कूल में पढ़ता है, वो स्कूल में पढ़ता है
तो वो नहीं चाहेगा कि उसका लड़का कहीं किसी कंपनी में जाए, वो सोचेगा कि उसका लड़का भी ऑफिसर ही बने। सो कॉमन पीपल वेर कॉल्ड जन एंड वैस। जो कॉमन लोग थे उनको जन कहा जाता था। पीपल हु कंपोज हाइम्स आर कॉल्ड आर्यंस। अब आर्यन यहाँ पे एक वर्ड आ गया। आर्यन क्या है? जो हाइम्स जो मंत्रोच्चारण करते थे वो आर्यंस होते थे। अब हम लोग आर्यंस एक बार देख लेते थे, देखते हैं कि आर्यंस कहाँ से आए थे। आर्यंस आर्कटिक आर्कटिक्स जो अंटार्कटिका है वहां से आए थे। आर्कटिक सर्कल्स के यहाँ से, सॉरी, साइबेरिया से आए थे। ये बहुत लोगों, जैसे बहुत सारे लेखक हैं, जैसे हमारे इंडिया के लेखक हैं तिलक और स्वामी दयानंद सरस्वती। इन लोगों का अलग अलग मानना है कि आर्यंस कहाँ से आए थे। अलग अलग सबका मत है, बट ये ऐसा लोगों का कहना है कि ये सेंट्रल एशिया से आए थे। और उस टाइम पे जो आर्यंस थे वो संस्कृत बोलते थे। संस्कृत बोलते थे। और आर्यंस जो आए थे, अब आर्यंस क्यों आए थे? क्योंकि उनकी जो क्लाइमेटिक कंडीशन थी वहाँ की वो बिगड़ने लगी थी। वहाँ पर ये वहाँ पे स्नोफॉल होने लगा था, बर्फ पड़ने लगी थी, जबकि फिर वहाँ से खाना पीना जो भी है ख़त्म होने लगा था। इसलिए वो अपना जो भी है बोरिया बिस्तर उठाए और दूसरी जगह पे ऐसा जगह ढूंढने लगे जहाँ पे उनका जो जीवन का निर्वाह हो सके, वैसी जगह पे आने लगे। देयर वॉज a रेस ऑफ पीपल हु कंट्रोल्ड द सोसाइटी। Those people who were captured in war were called slaves, as they can be molded as they want। मतलब उस टाइम पे, अभी से पहले जब मैं बताया था आपको कि अगर एक्स राजा ने वाई राजा, जो वाई जगह का राजा, उस पर उसने अटैक किया और वहाँ की जो भी जनता थी उनको कैप्चर कर लिया है, और उन जो कैप्चर किया हुआ है वो अपने साथ ले आएगा उनको, और वहाँ पे एक अनकंडीशनल जगह पर रखेगा और उनको जैसा चाहेगा वो वैसा उनसे काम कराएगा, और जो चाहेगा उनसे वो कराएगा। तो उनको स्लेव कहते थे। ठीक है। और उस टाइम पे जैसे हम लोग मॉडर्न इंडिया में देखेंगे, सॉरी मेडिवल इंडिया में देखेंगे कि एक जो स्लेव्स होते थे उनकी बाजार लगती थी। तो जैसे वहाँ पे अगर कोई राजा किसी राजा के दूसरे राजा पे उसने अटैक किया और वहाँ की जनता को अरेस्ट कर लिया है या कैप्चर करके अपने राज में लाया है, वहाँ पे उस टाइम पे बाजार लगती थी। तो वहाँ पे उन लोगों की बिक्री बोली लगती थी। ऐसे बोलते थे कि ये स्लेब इतने में ले लो, इतने में ले लो। जैसे सब्जी बिकती है आज भी, वैसे स्लेब भी बिकते थे। अब जो स्लेव्स थे उनका कोई रिलीजन नहीं था। वो कोई पूजा अर्चना नहीं कर सकते थे या कोई सेक्रीफाइस भी नहीं कर सकते थे। वो अलग लैंग्वेज बोलते थे क्योंकि दूसरी जगह से आए रहते थे। इसलिए जिस जगह पर उनको कैप्चर किया रहता था उसके बारे में उन्हें कुछ, वहाँ की लैंग्वेज के बारे में कुछ नहीं पता था। अब देखते हैं सेलिएंट साइलेंट सेंटिनल्स। अब सेंटिनल्स मतलब क्या होता है? जो पहरेदार होता है। अब साइलेंट मतलब चुपचाप, या चुपचाप जो पहरेदारी आप बोल सकते हैं। अब जैसे मेगालिथ्स वेर यूज्ड टू मार्क बोरियल्स एंड साइट्स इन डेक्कन, साउथ इंडिया, कश्मीर एटसेट्रा अबाउट 300 years ago। जो मेगालिथ्स थे, जो बोरियल्स थे,
उसको उनको उनकी जो बरियल्स थी डेक्कन, साउथ इंडिया, कश्मीर में मिले थे। और जो मेगालिथ्स तक क्या था, एक बड़ा सा ऐसा पत्थर रहता था, अगर कोई इंसान मर जाता था तो उसके जो कब्र थी, कब्र के ऊपर ऐसे रख देते थे ले आके, मतलब इंसान यहाँ पे नीचे है और ये साइड में और ये साइड में ऐसे गाड़ देते थे पत्थर, और ऊपर से ऐसे ऐसे मतलब जैसे छत टाइप का रख देते थे। तो मालूम होता था कि हाँ यहाँ पे कोई मरा हुआ है। और ये कहाँ कहाँ होता था, साउथ इंडिया में, कश्मीर में, और जो डेक्कन है वहाँ पे कब होता था, 3000 साल पहले। और वहाँ पे एक बड़ा सा ऐसा सर्कल भी कर देते थे स्टैंडिंग स्टोन से, मतलब ऐसे यहाँ पर पत्थर, यहाँ पर पत्थर, यहाँ पर पत्थर, यहाँ पर पत्थर रख देते थे ऐसे गोल से। तो लोगों को मालूम होता था कि हाँ यहाँ पे कोई इंसान मरा हुआ है या कोई किसी की डेड बॉडी है। दे वर बरीड विथ ऑल हाउस होल्ड्स, मतलब उस जमाने में लोगों का ये बिलीफ था कि ये इस जिंदगी के बाद भी दूसरी जिंदगी है। तो इसलिए जब वो इंसान मरता था तो उसके साथ उसकी हर एक चीज, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने देखा है कि जब उस जमाने में लोग मरते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे, तो उस टाइम पे भी हर एक चीज, मतलब एक छोटी से छोटी चीज ले लीजिए, जैसे मान लीजिए उनको पानी पीने का जो लोटा होता था या ग्लास होता था, ग्लास से लेके जो वो कपड़े पहनते थे वो सब वो उस कब्र के साथ उनको ऐसा दफना दिया जाता था। इस तरह का जो मनलिथ था, मतलब यहाँ पे मेगालिथ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर ऐसे रख देते थे साइड साइड से, और इसके अंदर उस इंसान को दफना देते थे। एक और देखते हैं, ऐसे भी लोग करते थे, ये चारों तरफ से ऐसे सर्कल कर देते थे और यहाँ पे इंसानों को रखे रहते थे। ये देखिए यहाँ पे ये गड्ढा खोद के एक इंसान को दफना देते थे। और यहाँ पे जब बहुत सारी अवशेष मिलते थे तो समझ में आता था कि हाँ यहाँ पे कोई एक फैमिली एक साथ दफनाई गई है। जैसे यहाँ पर एक दिख रहा, दो दिख रहा, फिर इधर भी ऐसे दिख रहे हैं। ठीक है, फिर फाइंडिंग अबाउट सोशल डिफरेंसेस, हम सोशल डिफरेंसेस कैसे हम लोग पता कर सकते हैं। तो सम बरियल्स वर फाउंड विथ मेनी वैल्यूएबल आइटम्स, सम वर फाउंड विथ सम ऑर्डिनरी थिंग्स। मान लीजिए अगर कोई राजा मरा है तो राजा के साथ उसकी हर एक चीज, मतलब लाखों, या मान लीजिए एक 10 से 20 जो सामान है उसके बरियल्स के साथ वहां पर दफना दिया जाएगा। ठीक है, और वहीं पे एक अगर कोई ऑर्डिनरी इंसान मरा है, जैसे कोई एक कामगार मरा है या कोई भी मरा है, तो वो बस एक दो तीन, एक या दो सामान रख के उसको दफना देंगे। सो यहाँ से हम लोग एक डिफरेंस समझ लेते हैं कि हाँ यहाँ पर एक लोअर क्लास और एक अपर क्लास का डिवीजन था यहाँ पे। सो वहाँ पे भी उस टाइम पे भी छोटे और बड़े का ये भेदभाव रहता था। इससे लोगों का स्टेटस मालूम पड़ता है। ठीक है, सम मेगालिथ्स हैड मोर देन वन स्केलेटन इंडिकेटिंग दैट दोज पीपल बिलोंग्स टू सेम फैमिली। जैसे अभी इसके पहले मैंने आपको एक पिक दिखाया था, वहाँ पे 2 स्केलेटन थे। अब जैसे यहाँ पे एक साथ 4-5 स्केलेटन रखे हैं, तो ये देख के समझ में आता है कि यहाँ पर एक साथ या एक ही फैमिली के ये लोग हैं। अगर अगर कोई फैमिली मेंबर बचा है तो वो ऐसे बाजू में गड्ढा खोद के फिर यहाँ से एक होल बनाएंगे, फिर यहाँ पे अगर यहाँ पे मरा हुआ दूसरा उसको लेके जाके दफनाना है तो यहाँ से गड्ढा खोद के उसको ले जाके यहाँ से एक रास्ता बना के फिर से उसको भी इनके साथ ही दफना देंगे। ये भी हमें मालूम पड़ा है।
अब ये बरियल एंड इमामगांव, सॉरी ये एंड नहीं होगा, एट होगा यहाँ पे, बरियल एट इमामगांव। इमामगांव कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। पुणे से कम 70 to 80 किलोमीटर दूर है इमामगांव। इमामगांव कहाँ पे है, कौन सी नदी पे है, देख लेते हैं। घोट रिवर है जो भीमा नदी की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। इट वॉज ऑक्युपाइड बिटवीन 3600 to 2700 ईयर्स अगो। 3600 साल से 2700 साल पहले ये साइट मिली थी। यहाँ पर क्या मिला था? अडल्ट वर बरीड इन द ग्राउंड लेड आउट स्ट्रेट विद द हेड टुवर्ड्स नॉर्थ। अभी तक जितनी हमें कब्र मिली है, इन सब का जो हेड था वो नॉर्थ साइड में था। जो हेड था हमेशा नॉर्थ साइड में था। एक सिमिलरिटी ये मिली है हमें। वन मैन वॉज फाउंड बरीड इन ए लार्ज लेक क्ले जार इन कोर्ट यार्ड ऑफ 5 रूम्ड हाउसेस, ठीक है। ये देखिए 5 रूम का जो घर था वहां पर एक आदमी को दफनाया हुआ मिला है। यहाँ पर ये गोंड रिवर है और ये भीमा रिवर है, ठीक है। स्केलेटन से हमें क्या मिलता है, हम कैसे जानेंगे कि ये मेल का स्केलेटन है या फीमेल का स्केलेटन है? कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। सो स्केलेटन से हमें मालूम पड़ता है, क्योंकि उस जमाने पे कि कौन मरा था कौन नहीं मरा था हमें नहीं पता है, तो हम लोग उसका स्केलेटन देख के ही बता सकते हैं कि ये मेल का स्केलेटन है या फीमेल का स्केलेटन है, ठीक है। टू फिगर आउट जेंडर ऑफ ए पर्सन बोन स्टडीज कैरिड आउट। एक बोन स्टडी कैरी की जाती है। द हीप ऑफ ए वुमन इज लार्जर देन दैट ऑफ मैन बिकॉज ऑफ चाइल्ड बियरिंग कैपेसिटी। जो हीप होता है औरतों का वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू मेल, ठीक है। सो क्यों? एक बच्चा जो पैदा करने की जो कैपेसिटी है उसकी वजह से एक वो डिफरेंस से हम लोग मालूम कर सकते हैं कि ये मेल का बरीहल है या फीमेल का, ठीक है। सो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा चैप्टर नंबर 5 खत्म होता है। ऐसी वीडियो के लिए हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हम ये सीरीज कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारा 10 तक एनसीईआरटी की जो समरी है वो कंप्लीट नहीं हो जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।